अच्छा, एक चीज़ होती है कि जैसे एक टिपिकल स्टोरी, ठीक है, एक टिपिकल स्टोरी में हम लोग क्या ढूंढते हैं, है ना, कि एक हैप्पी स्टार्ट होगा, उसके मिडिल पोर्शन में केओस होगा एंड एक हैप्पी एंडिंग। लेकिन मेरा ये कहना है, या बोलूं कि मेरा ये एक क्वेश्चन है कि हर स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग हो, ये ज़रूरी है क्या? ज़रूरी तो नहीं है ना। हर कहानी एक अच्छे मोड़ पे जाकर ख़त्म हो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसा अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसा जब 1947 में हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ, सो वो भी तो एक स्टोरी है ना, लाइक प्रॉपर रियल स्टोरी है। जैसे पहले ब्रिटिशर्स आए, फिर दे रूल्ड ऑन अस फॉर मोर देन 200 ईयर्स, एंड उसके बाद फिर 1947 में दे लेफ्ट, खुद गए, और उसके अलावा दे डिवाइडेड आवर कंट्री, फिर इंडिया बना, पाकिस्तान बना, है ना। सो वो भी तो एक हैप्पी एंडिंग नहीं थी, बट एंडिंग तो हुई। सो मैं ये कह रहा हूँ, या मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हर बार कहानी एक अच्छे मोड़ पर जाकर ख़त्म हो, ये ज़रूरी तो नहीं है। तो हमारी आज की जो कहानी है वो भी कुछ ऐसी है। मतलब कहानी तो एक ऐसी है जिसने मिसाल बनाई है, लेकिन उस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग नहीं है। एंड कई सारे लोग ऐसे हैं, कई राइटर्स, कई पोएट्स ऐसे हैं अभी तक की हिस्ट्री में, जिनके हिसाब से वो कहानी पूरी भी नहीं है, और अगर एंड कहते हैं या एंड मानते हैं तो उसको हैप्पी एंडिंग नहीं मानते। ओके, सो हमारी कहानी स्टार्ट होती है बिफोर पार्टीशन, या वे बिफोर देन ब्रिटिशर्स, ठीक है। मतलब उस टाइम पे हमारी कंट्री में राजा होते थे, उनके किंगडम्स होती थी। और ये कहानी उस टाइम की है जब हमारी कंट्री में लोधी डायनेस्टी रूल किया करती थी, ठीक है। सो उस टाइम की स्टोरी है। और उस टाइम पे मतलब पार्टीशन हुआ नहीं था ऑब्वियसली। सो उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान एक थे, ठीक है। वो पूरा प्रॉपर एक भारत था, ये पूरा एक इंडिया था। तो उस टाइम पे, अच्छा एक चीज़ है, एक पंजाब इंडिया में है और एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, दोनों जगह एक एक पंजाब है। और वहाँ जो पंजाब है पहले वो यहीं हुआ करता था। और उस जगह पर एक गांव होता है तख्त हज़ारा, वो जगह आज भी एग्जिस्ट करती है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। सो एनीवेज, सो उस गांव में एक फैमिली होती थी, एक फादर था, एक मदर थी, उसके 8 बच्चे थे, ठीक है, 8, और सारे के सारे लड़के। एल्डर, फिर उसके नीचे 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 नीचे, ऐसे काउंटिंग्स, टोटल 8 बच्चे, ठीक है। और सबसे जो छोटा वाला था, ठीक है, ये अपना हीरो, जो सबसे छोटा वाला था उसका नाम था रांझा, ठीक है। सो अब क्या था कि रांझा जो था वो मतलब द मोस्ट यंगेस्ट। तो एक होता है ना कि जो सबसे छोटा होता है घर में, माँ बाप का सबसे ज़्यादा लाडला होता है। सो जब वो छोटी सी एज में था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई, ठीक है। मे बी कोई रीज़न, नेचुरल डेथ, ठीक है। एंड उसके बाद रांझा अपने फादर के बहुत ज़्यादा क्लोज था, ठीक है। जैसे उसके बाकी के जो भाई थे, दे यूज टू वर्क, वो फार्मिंग करते थे, एंड मतलब करते थे, बहुत मेहनत करते थे। और जो रांझा था अपना हीरो, उसको काम वाम करना पसंद नहीं था, ठीक है। बेसिकली सबसे छोटा था, लाड में था, एंड उसके जो फादर थे उसको कभी प्रेशराइज नहीं करते थे काम करने के लिए। उसके फादर उसको बोलते थे तुझे जो करना है कर। एंड ही यूज्ड टू लव प्लेइंग फ्लूट, उसको फ्लूट बजाना बहुत पसंद था। सो वो सारा दिन
फ्लूट बजाता रहता था। सो बेसिकली क्या था कि लाडला था एंड उसके फादर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके फादर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा लाड में रखते थे। सो एक दिन क्या होता है कि उसके फादर जो हैं, उनके फादर की डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ, ठीक है। एंड जो उसके बाकी के भाई हैं एंड जो उनके पास ज़मीनें थी, जो खेत थे जिन पे खेती किया करते थे वो, एंड यस बाय द वे जो हमारा हीरो है वो मतलब ऐसे थे कि वो रिच नहीं थे, ठीक है। लाइक किंगडम्स में होते हैं ना, कुछ अमीर हैं, कुछ ज़मींदार हैं एंड बाकी के लोग फार्मर्स हैं जो उनके लिए खेती करते हैं, नीचे काम करते हैं। सो रांझा उस फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। सो अब उसके फादर की डेथ हो गई, तो अब यहाँ पर सिचुएशन ये हो गई कि जितने भाई थे, ठीक है, सबने खेत का बंटवारा करना शुरू कर दिया। सारे मतलब जो भी 10-12 खेत थे उनके जिसमें वो फार्मिंग करते थे, उन सब भाइयों ने मिल के उसका बंटवारा करना शुरू कर दिया। एंड उनके माइंड में ये था कि ये तो सबसे छोटा है एंड इसमें दिमाग वगैरह है नहीं, ही इज़ अ फूल, सो इसको सस्ते में निपटा देते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जितनी ज़मीनें थी वो आपस में बांट ली और रांझे को कुछ नहीं दिया, ठीक है। मतलब देखो क्या किस्मत रही होगी उसकी कि जब छोटा था उसकी माँ चली गई, फिर जब यंग हुआ एंड जो उसकी लाइफ में उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जो उसकी वैल्यू करता था, जो उसको अनकंडीशनली प्यार करता था, बिकॉज उसके जो भाई थे वो तो उसको इसलिए प्यार या ये बोलूं कि उसको प्यार भी नहीं करते थे बिकॉज वो काम नहीं करता था, राइट। सो मेक सेंस। सो या एनीवेज, सो मतलब उस इंसान की लाइफ में क्या बेट्रेयल आया होगा, अकॉर्डिंग टू रांझा हिमसेल्फ उसकी लाइफ में कितना खतरनाक बेट्रेयल आया। देन उसके बाद जैसे तैसे करके उन मतलब सारे भाइयों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, सारे भाई आपस में आर्ग्यूमेंट्स करते थे, लड़ते थे। रांझे को तो कुछ दिया नहीं, ऊपर से सबसे छोटा, क्या ही कर लेगा। एक तरफ वो अकेला खड़ा, एक तरफ उसके बाकी के 7 भाई खड़े, सो ही कांट डू एनीथिंग। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि रांझे को लग गया बुरा, ठीक है, रांझा बुरा मान गया। एंड जब कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ गए, जब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी घर में सारे भाइयों के बीच में, तो रांझे के भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया। अब उसको भाई साहब घर से निकाला, अब छोटा, ही वॉज द यंगेस्ट, घर में सबसे छोटा, और जिस इंसान ने कभी बाहर कोई काम नहीं किया, बाहर की दुनिया नहीं देखी, एंड उसको सडनली एक कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। बहुत बढ़िया। एंड बाय द वे दिस इज़ द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड, अभी भी ये चीज़ें होती हैं। सो एनीवेज लेट्स स्टे ऑन द स्टोरी। सो अब उसके बाद क्या हुआ कि रांझे को जब निकाला तो उस टाइम शाम हो रही थी, डॉन का टाइम था। एंड काफ़ी टाइम तक रांझा अपने गांव में घूमा, गांव से बाहर भी निकला, बाहर निकलने की कोशिश की। एंड इतनी देर में रात हो गई थी काफ़ी, सूरज वगैरह ढल गया था, चांद आ चुका था, आसमान में तारे थे। तो रात में रांझे ने एक मस्जिद में आश्रय लिया, ठीक है। एक मस्जिद में जाके उसने सोचा रात यहीं गुजारी जाए, फिर सुबह उठ के कहीं जाया जाए या कदम आगे बढ़ाए जाए। तो मस्जिद में वो गया एंड रात में, अब यार इतना कुछ माइंड में स्ट्रेस है, इतना कुछ चला है, पूरे दिन में इतना कुछ देखा है। उस इंसान के वालिद साहब चले गए, जब छोटा था उसकी माँ चली गई, उसके भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया। सो इतने स्ट्रेस में इंसान को नींद नहीं आती है, और हमारे रांझे के साथ भी यही हो रहा था, उस इंसान को नींद ना आए। अब देखो यार, एक आर्टिस्ट आदमी ना ऐसा ही होता है, जब एक आर्टिस्ट को नींद नहीं आती है ना तो उसका साथ देने के लिए उसकी आर्ट होती है। रांझे के साथ भी ऐसा ही था, उसने अपनी बांसुरी निकाली, अपना फ्लूट निकाला और उसने बजाना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड रात के काफ़ी घनी रात हो गई थी, आधी रात मान लेते हैं,
काफ़ी घनी रात थी एंड ही वॉज प्लेइंग फ्लूट। सो मस्जिद में जो मौलवीज होते हैं ना, मस्जिद के मौलवी साहब आए, उन्होंने बोला कि देखो तुम यहाँ पर मस्जिद में बांसुरी नहीं बजा सकते। तो भाई हमारे हीरो ने पूछा क्यों? तो कहते देखो ये जो बांसुरी होती है, जो बांसुरी की ट्यून है, ये नॉन इस्लामिक है, ये इस्लाम के परे है, इस्लाम फ्लूट को अलाउ नहीं करता है। लेकिन भाई हमारे रांझे साहब आर्टिस्ट आदमी, इनके लिए तो ना हिंदू ना मुस्लिम ना धर्म ना जाति कुछ नहीं। इन्होंने मौलवी साहब से आर्गुमेंट शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि देखो मैं जो भी कर रहा हूं एटलीस्ट मैं किसी को तंग नहीं कर रहा हूं, जो आप लोग करते हो अपने इस्लाम के नाम पे। मतलब यू नो व्हाट आई मीन। सो मतलब फिर उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं था। मौलवी साहब भी अभी आधी रात में एक छोटे से बच्चे को, मतलब उनके हिसाब से तो छोटा ही था, तो एक छोटे से बच्चे को कहाँ ही बाहर भेजेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है भाई, तुझे जो करना है कर, लेकिन सुबह होते ही यहाँ से निकल जा। हमारा रांझा तैयार, ठीक है रात में मैं यहाँ रुकूंगा, सुबह होते मैं चला जाऊँ। तो जैसे तैसे करके वो रात तो कट गई, ठीक है। अब हुई सुबह। हमारे रांझे ने कदम बढ़ाने शुरू किए। कहाँ जाना था, किस से मिलना था, क्या काम था, कौन से दिशा में जाना था, कुछ नहीं पता। क्योंकि क्या होता है ना, जब इंसान अंदर से टूटता है, उसकी आधी दुनिया खत्म हो गई, एक झटके में उसकी आधी दुनिया खत्म हो गई, या मैं बोलूंगा कि उसकी पूरी दुनिया एक झटके में खत्म हो गई। उस इंसान के पास क्या चाह रहा है? घर तो वापस जा नहीं सकता, उसके भाई उसको अंदर लेंगे नहीं। तो इस टाइम पे इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो भटक जाता है। हमारे हीरो के साथ भी यही हुआ। हमारे रांझे ने बस कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। कुछ 3-4, 4.5-5 घंटे का सफ़र तय किया होगा पैदल, क्योंकि उस टाइम तो कुछ होता ही नहीं था, है ना। अभी गाड़ियां हैं, प्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, उस टाइम कुछ नहीं। उस टाइम बस घोड़े होते थे। बट रांझा की हालत ऐसी थी, उसको कौन अपना घोड़ा देगा या कौन उसको अपने रथ पे बिठाएगा। लेकिन जैसे तैसे करके रांझे ने 4.5-5 घंटे का रास्ता तय करके रांझा एक गांव में पहुंचा, ठीक है। गांव का नाम है झांगर। तो जब वो हमारा हीरो झांगर में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि बड़े सारे खेत हैं। मतलब उसके गांव में तो थे ही, बट उससे भी ज्यादा और उससे भी ज्यादा हरियाली इस गांव में है, झांगर में। हर जगह खेत हैं, खेत में फसल लहरा रही है, गेहूं की एंड सरसों की। दूर दूर तक जहां तक उसकी नजर जाती थी बस खेत ही खेत थे। ये देख के रांझा बिल्कुल मतलब चौंक गया। और अब सिचुएशन हमारे हीरो की ऐसी है कि अब उसको भूख भी लगेगी, है ना। जिस इंसान ने पहले कभी कुछ किया नहीं, उसको नहीं पता कैसे सरवाइव करना है। एंड ऑफ कोर्स वो इंसान है, उसको अब भूख लगना शुरू होगी और भूख के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा। भूख के लिए उसको पैसे चाहिए। जब तक घर में था तब तक तो ठीक था भाई, घर में तो मिल जाता था खाना। लेकिन अब उसका ऊपर नीचे कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है। अब उसको कमाना पड़ेगा। तो अब हमारे हीरो ने क्या किया? हीरो सड़क से उतरा, सीधा खेत में घुस गया। खेत में गया, उसने देखा कि एक बंदा है जो अपने गाय भैंसे चरा रहा है वहाँ पे, उसी खेत में जो जंगली घास वगैरह है उस पर अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा है। वो उस इंसान के पास गया और उसको बोला कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे कुछ काम चाहिए, ठीक है। सो वो इंसान पहले तो उसने ऐसे तो अब भाई कोई मानेगा नहीं, है ना। ये पहले भी होता था, ये आज भी होता है। ऐसे तो कोई सडनली नौकरी देगा नहीं। ऐसे ही रैंडमली कोई बंदा आ जाए एंड बोले कि भाई मुझे नौकरी चाहिए, कौन देगा? यही चीज़ हमारे हीरो के साथ हुई। पहले उस इंसान ने मना किया, ठीक है। लेकिन बाद में जब थोड़ी बहुत जिद की हमारे रांझे ने, तो वो इंसान रांझे को अपने मालिक के पास ले गया, ठीक है। उसका मालिक एक जमींदार था एंड कई सारे खेत उस इंसान के अंडर में आते थे और उन खेतों में काम करने के लिए उस इंसान के पास बहुत सारे वर्कर्स थे, बहुत सारा स्टाफ था, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट
ही वॉज रिच, ही वॉज फिल्थी रिच, बहुत पैसा था उस टाइम के हिसाब से। तो जब उस इंसान ने रांझे को देखा तो पहले तो उसने भी थोड़ा वो भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल चीज़ थी कि यार मैं तुझे कैसे नौकरी पे रख लूँ, मैं तो तुझे जानता भी नहीं, पहली बार तुझसे मिल रहा हूँ, ऐसे कैसे तुझे नौकरी में रख लूँ। पर ठीक है, उसकी कहानी थोड़ी बहुत सुनी, लेकिन फिर वो इंसान मान गया और उसको नौकरी पे रख लिया। उसको नौकरी कौन सी दी? उसको नौकरी दी कि मेरे गाय भैंस चराएगा एंड बकरियों को ले जाएगा खेतों में चराने के लिए, मेरी भैंसों को नहला देगा, मेरे फसलों का थोड़ा बहुत ख्याल रख लेगा। उस नौकरी के लिए रांझे को रख लिया, ठीक है। अब यहां पर एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, जिनका नाम था हीर। और कुछ शख्सियत इस दुनिया में ऐसी बनी है ना कि आप चाह के भी उस शख्सियत को किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। आप उस शख्सियत के बारे में जब कुछ बोलना चाहते हो, आपके पास वर्ड्स कम हो जाते हैं, आप फंबल करने लगते हो, जैसा मैं कर रहा हूं। एंड हीर, like a name says, diamond, and she was just like that. उनकी आंखें, her eyes was a pearls, and lips, and like the nose इतनी शार्प जैसे तलवार। She was so pretty। तो ऐसे किसी शख्स को जब आप देखते हो ना, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते, आप चाह के भी अपने आप को नहीं रोक पाते। और यही हमारे रांझे के साथ हो। वो इंसान गया तो था वहां नौकरी करने के लिए, लेकिन हमारे हीरो साहब फंस गए भाई। एंड मतलब हमारे रांझे ने तो इश्क किया ही, सामने हमारी हीर जो हमारी हीरोइन है, उन्हें भी हमारे रांझे से इश्क हो गया। एंड कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली बात किया करते थे, कॉन्शियसली मिला करते थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता, वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। और आप उस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते, चाह के भी नहीं तोड़ सकते। वो बॉन्डिंग इतनी अनयूजुअल होती है ना कि पहली चीज़, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता इस दुनिया में, ठीक है। दूसरी चीज़, जब कंपैरिजन ही नहीं है तो फिर आपको उसका तोड़ ही नहीं पता है ना। ऐसा उन दोनों ने बॉन्ड क्रिएट कर लिया। एंड काफ़ी सालों तक ये चीज़ें चलती रही। दोनों छुप छुप के मिलते थे, छुप छुप के प्यार होता था, दुनिया से छुप छुप के बातें होती थी। काफ़ी सालों तक ये चीज़ें चला। जब सुबह रांझा खेत में निकलता था अपने गाय भैंस लेके, तो किसी बहाने से हीर भी उसके पीछे पीछे चला जाया करती थी। शाम होने तक उसके साथ रहती थी, बहाने मारती थी, घर पे झूठ बोलती थी। इस तरीके से काफ़ी सालों तक दोनों एक दूसरे के करीब रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि टाइम चेंज करता है अपने आप को, एक बैलेंस क्रिएट करता है ना। जब सब कुछ अच्छा अच्छा होता है ना, तब वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होना शुरू होते हैं। जब दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है ना, तो मतलब समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। तो हमारे हीरो हीरोइन के साथ भी यही हुआ। हमारे हीर रांझा साथ में मिला करते थे। एंड एक दिन जो हमारे हीर हैं, हमारे हीर के जो चाचा जी हैं, चाचा साहब, चाचा जान ने उन दोनों को देख लिया। दोनों बैठे थे पेड़ के पीछे, कुछ बातें हो रही थी, कुछ प्यार हो रहा था। हमारे चाचा जान ने दोनों को देख लिया, ठीक है। और उन दोनों को देखने के बाद हमारे चाचा जान ने हमारी हीर के पेरेंट्स को बता दी कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, तुम्हारी जो लड़की है उस चरवाहे के साथ घूम रही थी, ऐसा ऐसा कर रही थी, देखो भाई कुछ संभालो, हैं ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी। तो उन्होंने उनके पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया। तो अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद हमारे हीरो और हीरोइन को दोनों को भाई साहब सामने प्रेजेंट किया गया कि आओ कोर्ट में गवाही दो, मतलब फैमिली के बीच में।
दोनों को बुलाया गया, दोनों से पूछा गया कि क्या चल रहा है भाई, हैं क्या चल रहा है, कोई दिक्कत है, क्या करते हो तुम दोनों साथ में, कुछ चल रहा है तुम्हारा। सो हमारे जो हीरो साहब हैं, जो हमारे रांझे साहब हैं, उन्होंने हामी हाँ भर दी। हाँ भाई देखो ऐसा है, हम तुम्हारी लड़की को पसंद करते हैं एंड हम उसके साथ निकाह करना चाहते हैं। एंड वो होता है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो तो भाई साहब चीज़ें मेस्ड अप हो जाती हैं, और यही हमारे रांझे के साथ हुआ। हीर की फैमिली ने उसको नौकरी से निकाल दिया, गांव में बदनामी करती एंड गांव वालों ने गाली गलौज करके निकाल दिया बाहर, गांव के बाहर भगा दिया। ठीक है, अब बची यहाँ अकेली हमारी हीरोइन जो हमारी हीर है। तो अब हीर को उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने लग गई, उसको बोलने लग गई कि अब क्या है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुझे मिला भी तो कौन मिला, वो गाय भैंसे चराने वाला, बिकॉज यहाँ पर आती है क्लास। एंड उसको क्लास के ताने मिलने लग गए हीर को कि तेरी कोई क्लास नहीं है, स्टैंडर्ड वालों के साथ घूमो, स्टैंडर्ड वालों के साथ इश्क करो। एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन इस टाइम पे हमारी जो हीर हैं उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने एक लाइन बोली, उन्होंने एक एग्जाम्पल सामने अपने रखा, अपने पेरेंट्स के सामने रखा। उन्होंने बोला कि आप किसी एक ऐसे इंसान से जिसको नशे की लत है, क्या आप उससे नशा छीन सकते हो? आप चाह के भी नहीं छीन सकते, या वो इंसान जिसको नशे की लत है वो चाह के भी नहीं छोड़ सकता। और सेम चीज मेरे लिए रांझे का प्यार है। आप चाह के भी उस प्यार को मेरे अंदर से निकाल नहीं सकते, या मैं चाह के भी नहीं निकाल सकती। और ये बात सुन के मतलब मैं तो ये सोच रहा हूं कि पहले ये बात, कितनी गहरी बात उस इंसान ने, उस शख्स ने इतनी गहरी बात इतने प्यार से बोल दी और इतनी आसानी से बोल दी। और इन सब के बाद फिर जब हमारी हीर की फैमिली को लगा कि अब तो मुश्किल बढ़ चुकी है भाई साहब, अब ये लड़की मानेगी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे गांव में पंचायत में एक शख्स हुआ करते थे जिनको काजी बोला करते थे, नाम तो नहीं पता बट उनको काजी बोला करते थे। पंचायत में होता है जो रिलेशनशिप्स एंड डाइवोर्स एंड घर के मैटर्स, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब चीज़ें, ये सारे मसले सॉल्व किया करते थे। ठीक है, सो उनको बुलाया गया घर पे, उनसे बोला कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, हमारी जो लड़की है उस चरवाहे से इश्क कर बैठी है और दोनों में से कोई मान नहीं रहा है। चरवाहे को तो हमने निपटा दिया, उसको तो भगा दिया गांव से, अब ये हमारी बेटी है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, हम क्या करें बताओ। तो काजी ने एक प्रपोजल रखा सामने। काजी ने बोला कि देखो एक काम करते हैं, अपनी लड़की की शादी करा दो किसी और से, ठीक है, जो आपके स्टैंडर्ड का हो, कोई जमींदार का लड़का हो या कोई हो रिच हो, उसके साथ अपनी लड़की की शादी करा दो, सब चीजें ठीक हो जाएगी, एक टाइम पे हीर भी भूल जाएगी रांझे को। ऐसा उन्होंने प्रपोजल रख दिया सामने। और ये बात हमारे हीर के पेरेंट्स को बड़ी पसंद आई। उन्होंने बोला भाई साहब काजी तो भाई बड़ा ग्रेट है, काजी इज अ गॉड। उन्होंने बोल दिया भाई क्या सोल्यूशन दिया, ये तो कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी हीर की जबरदस्ती शादी किसी और से करवा दी, कसम वसम दे के, लड़ाई झगड़ा करके, मारने मुरने की धमकी दे के, थोड़ा बहुत टॉर्चर करके, इमोशनली टॉर्चर करके करवा दी शादी फाइनली। एंड उनके सर से टेंशन हट गई। ठीक है, लेकिन कहानी नहीं खत्म हुई। एंड इतना कुछ जो हीर के साथ हो रहा था, उस टाइम पे हमारा जो रांझा है वो कहाँ था। जब हमारे रांझे को गांव से भगाया तो काफी दिनों तक दर बदर भटकने के बाद वो इंसान एक जोगी से मिला। जोगी होते हैं ना जो अपने बदन पे राख रगड़ते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो महाकाल के भक्त होते हैं। आपने कुंभ के मेलों में उनको देखा होगा। तो हमारे हीरो साहब, हमारे रांझे साहब एक जोगी से मिले। ठीक है, एंड उनसे मिलने के बाद हमारे रांझे का जो दिमाग है वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ कि उन्होंने अपने आप को जोगी बना दिया। उन्होंने अपने दोनों कान पियर्स करवा लिए, मतलब मेरे नहीं, मैं तो ऐसे ही पहनता हूँ, बट जोगी की पहचान होती है कि उन दोनों के कान पियर्स्ड होते हैं।
तो हमारे हीरो साहब ने भी यही किया, वो बन गए जोगी। उन्होंने अपने पूरे बदन पे राख रगड़ ली, बाल बड़े कर लिए एंड दोनों कान पियर्स करवा लिए, और वो विलेज टू विलेज, गांव से गांव जाके भीख मांगा करते थे। कभी किसी ने चावल दे दिए, कभी किसी ने आटा दे दिया, कभी तेल दे दिया, कभी कुछ पैसे दे दिए, कुछ सिक्के दे दिए। इस तरीके से काफ़ी टाइम तक वो विलेज टू विलेज जाते थे। तो एक दिन, अब वो कहते हैं ना कि जब आपकी किस्मत आपको कहीं ले जाना चाहे तो दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको वहां पहुंचने से रोक पाए। तो भाई साहब हमारे रांझे के साथ भी यही हुआ। विलेज टू विलेज काफी महीनों तक भटकने के बाद वो एक गांव में पहुंचे एंड गेस व्हाट, उस गांव में हमारी हीर शादी के बाद रह रही थी अपने हस्बैंड के साथ एंड वो हाउस टू हाउस जाके चीजें मांग रहे थे। एंड जब वो उस गांव में थे उनको कहीं से उड़ती उड़ती खबर आ गई कि हीर भी इसी गांव में रहती है। और क्या होता है ना, जब आप अपने किसी पुराने प्यार का जिक्र सुनते हो तो आपके अंदर से एक बेचैनी उत्पन्न होती है, आपके अंदर एक वो जो फीलिंग होती है ना, जो आप चाह के भी नहीं मार सकते। अब हमारे रांझे साहब जो थे तो जोगी, ठीक है, लेकिन उनका जो प्यार था, प्यार कभी मरा नहीं। एंड जैसे उन्होंने हीर का जिक्र सुना, वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वो पहुंच गए हीर के घर पे दस्तक देने। उन्होंने घर के बाहर दस्तक दी एंड दरवाज़ा खुला धीरे धीरे। दरवाजे पर कौन खड़ा था? दरवाजे पर खड़ी थी जो हमारे हीर का हस्बैंड है, उसकी बहन, मतलब ननद, हमारे हीर की ननद खड़ी थी। उस ननद ने जब हमारे रांझे को देखा तो उससे पूछा कि आपका नाम क्या है। तो हमारे रांझे ने सारी बात बता दी कि देखो मेरा नाम है रांझा। और क्या था ना कि मतलब अपनी कहानी तो नहीं बताई, लेकिन उस टाइम पे, उस मोमेंट पे हमारे रांझे के चेहरे पे जो खुशी थी, वो खुशी देख के हमारी जो ननद है, अब उनको पहले से हमारी हीर की कहानी पता थी। हमारी जो ननद है, मतलब जो हीर की ननद है, मेरी नहीं, जो हमारी हीर की ननद है, उनको पहले से हीर की पूरी कहानी पता थी कि ज़बरदस्ती ऐसा शादी करवा दिया। हमारी जो भाभी है वो किसी और को पसंद करती थी एंड ऐसा जो भी कॉन्फ्लिक्ट था ऐसा था, तो उनको सारी कहानी पता थी। और जैसे हमारे रांझे ने अपना नाम बताया, वो समझ गए कि भाई साहब ये तो वही शख्स है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की। कॉन्स्पिरेसी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी भाभी की हेल्प की रांझे के साथ भागने के लिए, और उन्होंने अपना प्लान कामयाब भी किया और उन्होंने अपनी भाभी को रांझे के साथ भगा दिया। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर, उनके भाई ने एक सिन किया है कि हीर से शादी की बिना उनकी मर्जी के। तो अकॉर्डिंग टू ननद, उनके भाई ने बहुत बड़ा पाप किया है इस्लाम के अंदर, और वो अपनी भाभी का ड्रीम पूरा करके अपने भाई का जो सिन है वो माफ करवाना चाहती थी। तो उन्होंने अपनी भाभी को रांझे के साथ भगा दिया। वो दोनों भाग तो गए लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए। उस पर्टिकुलर गांव में जो राजा था, उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया, ठीक है, उनके जो सिपाही थे उन दोनों को पकड़ लिया। सो अब यहां पर सिचुएशन क्या हुई भाई साहब, राजा ने दोनों को सामने खड़ा किया, दोनों से पूछा भाई क्या है, क्या सिचुएशन क्या है, बताओ हमें, क्यों भाग रहे हो तुम दोनों, हैं तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम जोगी हो, तुम दोनों जा कहां रहे हो, क्या प्लान है। दोनों ने अपनी अपनी कहानी सुना दी कि ऐसा ऐसा है। तो अब राजा ने क्या किया, राजा ने अब उस गांव के काजी को बुलाया, ठीक है, काजी आया। तो काजी ने भी सबकी कहानी सुनी, दोनों पक्षों का जो दलीलें थी दोनों सुनी कि भाई अब क्या डिसीजन लेना है। तो काजी ने क्या डिसीजन लिया, काजी ने डिसीजन लिया कि इस जोगी को गांव से बाहर भगाओ और इस लड़की को वापस उसके घर में भेजो, मतलब हमारी हीर को वापस घर में भेजो और इस जोगी को गांव के बाहर भगाओ। तो अब सिचुएशन क्या हुई, अब जोगी जो हमारे रांझा साहब हैं, जो हमारे जोगी साहब हैं, उनको गुस्सा आ गया,
ठीक है, जा तो रहे थे वो, लेकिन जाते जाते उन्होंने पूरे गांव को कोसना शुरू कर दिया, उनको बद्दुआएं देनी शुरू कर दी, इंक्लूडिंग द राजा। उन्होंने सबको बद्दुआएं देनी शुरू कर दी कि देखो तुम ऐसे हो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप ऐसे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बद्दुआएं देना शुरू कर दी और चले गए। एंड उसी रात में उस गांव में एक भयंकर आग लगी, जिसमें कम से कम आधे से ज़्यादा गांव की फसलें जली गई, कुछ घर जल गए, इंक्लूडिंग राजा के महल में आग लग गई। और राजा ने ये सोचा कि उस जोगी ने जो बद्दुआएं दी थी वो सच हो रही हैं। राजा डर गया, तो राजा ने क्या किया, राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा और बोला कि उस जोगी को ढूंढ के लाओ, मतलब हमारे रांझे साहब को ढूंढ के लाओ। और सारे सिपाही निकल गए। 2-3 दिन ढंग से पूछताछ करने के बाद, इंक्वायरीज करने के बाद फाइनली वो सिपाही हमारे जोगी साहब को लेके आते हैं। ठीक है, अब हमारे जोगी साहब के साथ क्या हुआ, अब राजा जो था वो इतना डर चुका था कि उसने बोला कि भाड़ में जाए काजी, भाड़ में जाए दुनियादारी, मैं इन दोनों की शादी करवा दूंगा। तो हमारे राजा ने हमारे हीर और रांझा की शादी करवा दी। ठीक है, लेकिन कहानी में आएगा अब ट्विस्ट। अब कहानी कहाँ जा रही है, इन दोनों की शादी तो हो गई, अब लोग कहेंगे ये तो हैप्पी एंडिंग थी। ना 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 ना, एंडिंग अभी नहीं हुई है, हैप्पी जरूर हुआ है, एंडिंग नहीं है। सो अब इसके बाद क्या होता है, अब इन दोनों ने तो शादी कर ली, लेकिन जो हमारे हीर के पेरेंट्स थे, जो उनकी फैमिली थी, दे वर इन द वेंजेनेंस। वो हमारे रांझे से बदला लेना चाहते थे, वो हीर से बदला लेना चाहते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने हमारे हीर और रांझे के घर पे, जहां वो दोनों रहते थे शादी के बाद, उस घर पे कुछ लड्डू भेजे बना के। ठीक है, और जब वो लड्डू उनके घर पे आए तो ऑब्वियसली वो हीर के फैमिली वाले ने भेजी है। तो किसी भी बच्चे के पास जब उसकी फैमिली वाले कुछ भेजते हैं तो वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है उस चीज़ को देखने के लिए, उस चीज़ को खाने के लिए। और वो चीज़ हमारे हीर के पास पहुंची, और हमारी हीर तो थी भाई साहब हमेशा से चंचल, और ऊपर से एक्साइटेड कि भाई साहब हमारी फैमिली फाइनली मान गई, शादी के बाद फाइनली मान गई, भाई लड्डू भेजा हमारे घर पे फॉर द बेस्ट विशेस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लड्डू निकाल के खा लिया, एंड गेस व्हाट, उस लड्डू में पॉइजन था। मतलब हमारी हीर की फैमिली ने हमारी हीर को पॉइजन दे दिया। और जब हमारे रांझे साहब बाहर से भीख वगैरह मांग के दोबारा हमारे जोगी साहब घर में घुसते हैं, तो वो देखते हैं कि हमारी जो धर्मपत्नी है, जो हमारी हीर है, वो तो भाई साहब उनकी तो डेथ हो गई है, वो तो अब जिंदा नहीं बची हैं। तो हमारे जोगी साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, सोचने लगते हैं क्या हो गया, किसने क्या कर दिया। आसपास किसी से पूछा, किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी ने कुछ नहीं देखा, बस सबको यही पता है कि घर में एक इंसान आया था, उसने एक मिठाई का डब्बा पहुंचाया और चला गया। तो हमारे रांझा साहब को ना शक होता है, वो उस मिठाई के डब्बे को खोलते हैं और टेस्ट करने के लिए या टेस्ट करने के लिए कि एक्चुअल में उनकी धर्मपत्नी के साथ हुआ क्या, उनकी जो बेगम है उनके साथ हुआ क्या, वो जानने के लिए वो हल्का सा लड्डू बाइट करते हैं, खा लेते हैं। एंड ऑब्वियसली उन्होंने भी लड्डू खा लिया, उनकी भी डेथ हो गई। तो ये कहानी ऐसी है जिसका एंड तो है लेकिन हैप्पी नहीं है, पर कहानी तो है। और कई सारे लोगों का तो ये मानना है कि ये कहानी सच है। हीर एंड रांझा वर द एक्चुअल पर्सनैलिटीज। एंड आई होप कि ये जो मेंटालिटी है, क्लास, रिलीजन, स्टैंडर्ड्स एंड कंडीशनिंग, ये सब चीज़ें जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी ख़त्म हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अब एक चीज़ तो तय है, जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक हीर रांझा की स्टोरी जिंदा रहेगी। तो इस वीडियो को एंड करते हैं एक प्यारी सी शायरी के साथ।
शायरी कुछ ऐसी जाती है कि कुछ कहानियाँ किताबों में बंद हैं, कुछ खुले आसमान में। कुछ कहानियाँ किताबों में बंद हैं तो कुछ खुले आसमान में। कुछ कहानियों का अंत एक मुस्कान के साथ होता है तो कुछ आंसुओं में।